नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज दो बातें करेंगे, पुट्ठी पर हमले की और महात्मा गांधी की हत्या के बाद इसकी जांच के रोह तक पहुंचने की। 1946 के चुनाव के बाद देश में आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी थी और उधर मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का नारा मुसलमानों में जोश भरने लग गया था। ऐसी स्थिति में पंजाब प्रांत के रावलपिंडी क्षेत्र से हिंदू मुसलमान दंगे भड़क उठे और इन दंगों की जो घटनाएं हैं, उनकी सूचनाएं हैं, बड़ी तेजी के साथ अफवाहों से लिपटती हुई पंजाब प्रांत के हिंदू बहुल क्षेत्र हरियाणा में फैल गई। इसी दौरान गढ़ मुक्तेश्वर के कार्तिक गंगा स्नान के मेले में गए हरियाणा के लोगों को जब रावलपिंडी दंगे के समाचार बढ़ा चढ़ा कर दिए गए तो उन्होंने मेले में ही मुसलमानों की दुकानों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार वहां के मुसलमानों में भगदड़ मच गई और मुसलमानों की पिटाई करने वालों में रोहतक के युवा शामिल थे। ये खबर रोहतक शहर के मुसलमानों में फैल गई। वे बदला लेने की योजना बनाने लगे और इस योजना की भनक महाशय भरत सिंह के कानों में पड़ गई और उन्होंने तुरंत चौधरी माड़ू सिंह को इसके लिए अलर्ट किया। महाशय भरत सिंह के साथ लाला लालचंद जैन जो वकील थे, राम प्रसाद मैनेजर भारत बैंक के थे और भाई सुरेश हिंदू महासभा के थे, उनकी मीटिंग चौधरी माड़ू सिंह के घर पर हुई। गढ़ मुक्तेश्वर स्नान के यात्री दिल्ली से चलने वाली रात की गाड़ी से रोहतक आ रहे थे और सूचना यह मिली थी कि मुसलमान युवाओं की योजना इन यात्रियों पर अचानक हमला करने की थी। अगर ऐसा होता तो भयानक परिणाम रोहतक में हो सकते थे। और बताते हैं कि बदला लेने के लिए कुछ मुस्लिम युवा अपनी योजना के अनुसार रेलवे स्टेशन के समीप लठ लेकर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन जब वह उन्होंने 100 के लगभग दूसरे हिंदू लठेतों को देखा तो वहां से निकल लिए और इस प्रकार एक भयंकर घटना टल गई। हिंदू मुसलमानों के मनों में एक दूसरे के प्रति सुलगी असहिष्णुता की आग सामाजिक और राजनीतिक जीवन को भी झुलसा रही थी। नहीं तो हरियाणा में एक ही गांव में हिंदू और मुसलमान के बीच झगड़े कभी नहीं हुए। ब्याह शादियों गमी खुशी में खूब आना जाना था, लेकिन विभाजन की रेखा ने इंसान को इंसान कहीं नहीं छोड़ा था। सब दानव ही तो हो गए थे। पाकिस्तान के मोहम्मद आलमगीर भाई के वीडियो में आप हरियाणा के बंटवारे से पाकिस्तान गए लोगों को सुन सकते हैं कि विभाजन से पहले कितने सुकून से यहाँ लोग रहते थे और विभाजन में कितने दुख दर्द दोनों लोगों ने सहे हैं। भारत विभाजन के समाचार से त्रस्त होकर पश्चिमी पंजाब का हिंदू और सिख पलायन करके पूर्वी पंजाब तथा देश के अन्य भागों में बड़ी संख्या में पहुंचने लगा था और इन लोगों पर होने वाले अमानवीय अत्याचारों की कहानियां सुनकर हरियाणा प्रदेश के हिंदुओं का खून गर्मी खा गया था और मन में प्रतिशोध की आग भड़क उठी थी। दोनों तरफ सूचनाएं पहुंचती थी और एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते पहुंचते सूचनाओं का स्वरूप कुछ और ही हो जाता है। देश के अन्य भागों की तरह जिला रोहतक में भी मुसलमानों के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। विभाजन से पहले यूनियनिस्ट पार्टी के कारण हिंदू किसानों और मुसलमान किसानों में भूमि संबंधी आर्थिक आधार पर राजनीतिक समीकरण था, लेकिन धार्मिक दृष्टि से रोहतक में हिंदू मुसलमानों की स्थिति न प्रेम की थी न दुश्मनी की थी। हाँ, आर्य समाज से इनका हमेशा टकराव रहता था और आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन मुस्लिम नेताओं को खटकता था। विभाजन से पहले जिला रोहतक में गुरुकुल मटिंडू, गुरुकुल भैंसवाल और गुरुकुल झज्जर प्रमुख रूप से हिंदू हितों के प्रहरी के रूप में काम करते थे। इन तीनों ही गुरुकुलों की गतिविधियां जो थी आसपास के गांव में बसने वाले मुसलमानों के लिए हमेशा खतरे की घंटी रहती थी। छुच्चकवास और झज्जर के मुसलमानों के लिए गुरुकुल झज्जर डर का केंद्र होता था। हसनगढ़ और खरखोदा के मुसलमानों के लिए मटिंडू गुरुकुल हथेड़ों की चोट के समान दुखदाई होता था और पुट्ठी गांव के मुसलमानों के लिए गुरुकुल भैंसवाल जो था और गुरुकुल खानपुर जो था वो हमेशा खतरे की घंटी बना रहता था। पुट्ठी के कुछ मुसलमानों ने 1942 में गुरुकुल भैंसवाल और खानपुर के जो संस्थापक थे भगत फूल सिंह जी, उनकी हत्या कर दी थी और 1947 के भारत विभाजन ने पुट्ठी के मुसलमानों से बदला चुकाने का गठवालों को यह मौका दे दिया था। पुट्ठी को तोड़ने का जो दायित्व है वो गुरुकुल भैंसवाल और खानपुर के लोगों को सौंपा गया। छुच्चकवास से निपटने की जो जिम्मेदारी है वो गुरुकुल झज्जर के कंधों पर डाली गई। हसनगढ़ और खरखोदा के मुसलमानों से निपटने का जो दायित्व है वो गुरुकुल मटिंडू को संभालने को कहा गया।
लेकिन मात्र तोड़ने का दायित्व सौंपने से काम नहीं हो सकता था। इस काम को करने के लिए उस समय हथियारों की जरूरत थी, और हथियारों का जो जुगाड़ है उसे करने का काम आचार्य भगवान देव जी, स्वामी ओमानंद जी, गुरुकुल झज्जर और महाशय भरत सिंह पर छोड़ दिया गया। इन दोनों ही गुप्त रूप से गुरुकुलों के लिए हथियार हासिल करने की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार रावलपिंडी और देहरादून से हथियार खरीदने का कार्यक्रम गुप्त रूप से बनाया गया। धन का इंतजाम भी हो गया था। रावलपिंडी से प्राप्त होने वाले हथियार गुरुकुल भैंसवाल को और देहरादून से लाए जाने वाले हथियार गुरुकुल झज्जर को दिए जाने थे। गुरुकुल भैंसवाल के लिए हथियार खरीदने के लिए चौधरी रूंडा सिंह ने 10,000 रुपए महाशय भरत सिंह जी को दिए थे, और महाशय भरत सिंह जी रावलपिंडी के लिए हथियार जो हैं उनको खरीदने के लिए चल पड़े। ये मुसलमानों के क्षेत्र से होते हुए जैसे तैसे रावलपिंडी में स्वामी आत्मानंद के आश्रम में पहुंचे। वहां से हथियारों का प्रबंध करके मुसलमानी वेशभूषा में ही बचते बचाते सुरक्षित रूप से रोहतक पहुंचे। रावलपिंडी से आने के बाद महाशय भरत सिंह ने आर्य कन्या पाठशाला रोहतक में बम बनाने का काम आरंभ कर दिया। अब बम बनाना कोई आसान काम था ही नहीं। बम बनाते समय महाशय जी का एक हाथ बुरी तरीके से जल गया, और ये रात को ही चौधरी माड़ू सिंह के पास पहुंचे। चौधरी माड़ू सिंह रात को 1 बजे डॉक्टर देवराजपुरी को बुलाकर लाए, और महाशय जी की मरहम पट्टी करवाई गई। तब जाकर उनका हाथ बड़ी मुश्किल से बच पाया। इसके बाद गुरुकुल भैंसवाल के नेतृत्व में पुट्ठी गांव पर हमला बोला गया। आक्रमण करते समय गठवाड़ा गोत्री ग्रामवासियों के हृदय में भगत फूल सिंह की हत्या का बदला लेने का विचार जोर मार रहा था, लेकिन इस काम में क्षेत्र के अनेक लोगों की हानि भी खूब हुई। पुट्ठी के हमले में चौधरी हरद्वारी सिंह गुमाना, मिर्ता का पुत्र चौधरी लहरी सिंह, शोलाल का पुत्र बदलू, किशन का पुत्र प्रहलाद भैंसवाल गांव से थे, प्रहलाद मिठान, बर्थू पुत्र कंवल सिंह रिवाड़ा, बिदल वाले जुगलान के लड़के की मौत हुई थी। और पुट्ठी के मुसलमानों की जान माल का कितना नुकसान हुआ था दोस्तों, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। जो बच गए वो बहुत किस्मत वाले थे। आजादी के बाद विभाजन से कराहते भारत में परिणाम यह हुआ कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। महात्मा गांधी जी की हत्या को एक षड्यंत्र मानकर सरकार ने हत्यारे के अतिरिक्त इस षड्यंत्र में संभावित भागीदारों की पकड़ धक्कड़ आरंभ कर दी, और इसी प्रसंग में सरकार की दृष्टि में सांप्रदायिक समझे जाने वाले दलों के कार्यकर्ताओं से भी पूछताछ आरंभ हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ आरएसएस है उसको गैर कानूनी घोषित करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और संघ के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। रोहतक शहर में पंडित रामफूल सिंह वकील को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी की मृत्यु के समय ये रोहतक मंडल के सरसंघ संचालक थे। रोहतक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने अन्य दलों के सहयोग से उस समय जन अधिकार समिति नामक एक संस्था का गठन किया था, और सामान्य रूप से यह एक सर्वदलीय संस्था थी जिसका राजनीति से ऊपरी तौर पर कोई संबंध नहीं था। इस संस्था का जो उद्देश्य है सर्वसाधारण में उनके अधिकारों की चेतना को उत्पन्न करना था, और उन अधिकारों की रक्षा हेतु कोशिशें करनी थी। चौधरी छोटू राम के भतीजे चौधरी श्रीचंद इस संस्था के प्रधान होते थे, और चौधरी माड़ू सिंह मंत्री थे। जिस दिन पंडित रामफूल सिंह वकील को गिरफ्तार किया उसी दिन 11 बजे के लगभग पुलिस कप्तान का चपरासी चौधरी माड़ू सिंह को बुलाने उनके दरवाजे पर आ धमका। चपरासी ने बताया कि पुलिस कप्तान के कार्यालय में डीसी भी बैठे हैं, और जब चौधरी साहब वहां पहुंचे तो देखा कि चौधरी श्रीचंद भी वहां बैठे हुए थे। चौधरी श्रीचंद की उपस्थिति को देखकर चौधरी माड़ू सिंह समझ गए कि प्रशासन की नीयत साफ नहीं है और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। बातचीत शुरू होती है, और पुलिस कप्तान ने पूछा कि जन अधिकार समिति का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूरदराज का संबंध क्या है? क्या महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में आप लोग शामिल हैं? चौधरी माड़ू सिंह ने उत्तर की प्रतीक्षा में चौधरी श्रीचंद की आंखों में देखा, और उनका संकेत पाकर चौधरी माड़ू सिंह ने उत्तर दिया कि इस समिति का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि यह एक अराजनीतिक संस्था है, और इसके सदस्यों में अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों की भांति आरएसएस के सदस्य भी हैं। बस इसका इतना ही उन लोगों के साथ नाता है।
चौधरी माड़ू सिंह ने बताया कि समिति के मंच से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे शीर्षस्थ कांग्रेसी नेता भी अपने विचार प्रकट कर चुके हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बोले कि इस समिति पर सरकार ने भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया हुआ है। इसके अलावा चौधरी माड़ू सिंह ने अपने तर्कस में से अंतिम तीर निकालते हुए कहा कि हम यूनियनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं, जो सांप्रदायिकता की घोर विरोधी पार्टी रही है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसी संस्था से हमारा संबंध कैसे हो सकता है। जिलाधीश महोदय बड़ी गंभीरता से ये बातें सुनते रहे, लेकिन पुलिस कप्तान के संदेहों के बादल साफ नहीं हो पा रहे थे और चौधरी माड़ू सिंह को तो पुलिस कप्तान संदेह की दृष्टि से ज्यादा ही देख रहे थे। इस संदेह की भूमिका में चौधरी साहब का आर्य समाज से संबंध रखना मूल कारण था और इसके अतिरिक्त पुलिस कप्तान को पुट्ठी गांव के मुसलमानों के प्रति गठवाड़ों की वैर भावना का भी पता था और वह चौधरी साहब के गठवाड़ों का जो बड़ा नेता उनको मानते थे, इसलिए वो उन पर ज्यादा शक कर रहे थे। और बातचीत में भाग लेते हुए फिर डीसी ने कहा कि आरएसएस का संबंध केवल नगरों तक ही सीमित है और यदि इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है तो ग्रामीण जनता में रोष उत्पन्न हो जाएगा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ग्रामीण अंचल में प्रवेश का मौका मिल जाएगा और साथ में इस समिति को भी बल मिलेगा, इसलिए इनको गिरफ्तार करना ठीक नहीं है। ये बात पुलिस कप्तान के दिमाग में बैठ गई और चौधरी श्रीचंद और चौधरी माड़ू सिंह गिरफ्तारी से बच गए, नहीं तो महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में इनको भी पुलिस कप्तान गिरफ्तार करने की सोच रहे थे। ऐसी बातें मिलती हैं दोस्तों जब हम किताबों की दुनिया में गोता लगाते हैं, तो पता चलता है कि उस समय का जो समाज है हमारा, उसमें क्या कुछ चल रहा था। चौधरी माड़ू सिंह जी के बारे में जानते हुए काफी दुर्लभ जानकारियां मिल रही हैं। कल हम दयानंद मठ की कहानी को जानेंगे दोस्तों कि जब भारत विभाजन हुआ और पाकिस्तान से जब शरणार्थी इधर आए तो फिर क्या स्थितियां बनी और फिर ये जो दयानंद मठ है इसकी कल्पना कैसे की गई, ये कैसे अस्तित्व में आया। रोहतक का एक ऐसी जगह है ये जो आर्य समाज की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना की अपनी एक कहानी है जो कल हम जानेंगे दोस्तों 3 बजे। शुक्रिया, नमस्कार। वीडियो पसंद आ रहे हो तो अपने जैसे दोस्तों को शेयर कर दिया करें, यही मदद मेरी होगी और मिलते रहेंगे 3 बजे। नमस्कार।